ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर ही आता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है सृष्टि? तो जब भी किसी 1 ग्राम सब्सटेंस को आप जलाते हैं तो कितना अमाउंट में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कितने अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रहा है, और वही उसकी क्या होगी कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की। जैसे मान लो पेट्रोल ही भराते हो तो 1 ग्राम पेट्रोल को जलाने के बाद कितने अमाउंट में हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो उसकी क्या है कैलोरीफिक वैल्यू। आग तापते हो तुम लोग, अब लकड़ी जला रहे हो तो 1 ग्राम अगर लकड़ी जला रहे हैं हम लोग तो कितना अमाउंट में हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वही उसकी क्या हो जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड आपका एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड क्या है आपका, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बताओ। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो डेल्टा H और न्यूट्रलाइजेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन समझ जाओगे ना तुम लोग। ठीक है, तो इस तरह से दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सृष्टि? तो देखो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल कितना बनना चाहिए? 1 मोल। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड एंड OH माइनस आयन फ्रॉम अ बेस। कोई भी H प्लस आयन, 1 मोल H प्लस आयन और 1 मोल OH माइनस आयन कंबाइन होने के बाद जब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसमें, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या इवॉल्व, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, the amount of heat evolved when 1 mole of water molecules, when 1 mole of water H2 molecule formed by the, when 1 mole of H2 molecule formed by the combination of an element, formed by the combination of element नहीं करोगे, H प्लस एक्वस आयन, H प्लस आयन, और H प्लस आयन कहां से आता है, फ्रॉम एन एसिड एंड OH माइनस आयन फ्रॉम अ बेस, फ्रॉम अ बेस। तो हम लोग एक्वस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे कि H प्लस आयन कब रिलीज होगा, जब वाटर उसको डालेंगे तो एक्वस फॉर्म में हमेशा ही होगा। तो जब भी एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन एक्वस फॉर्म में कंबाइन होने के बाद जब एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर हम बात करें तो HCl क्या है, एक एसिड है, और HCl से क्या निकल के आएगा, जैसे इसको आप डालेंगे वाटर में तो इसमें से क्या रिलीज होगा, H प्लस आयन, और NaOH क्या है, बेस है, NaOH क्या है, बेस है, और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, और साथ ही साथ क्या रिलीज करते हैं, वाटर। अब देखो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसमें कुछ अमाउंट में हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो उसके इसमें कितने अमाउंट में हीट रिलीज होता है, 13.7 किलो कैलोरी, 37.7 किलो कैलोरी पर मोल। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, 13.7 किलो कैलोरी पर, इतना मतलब रिलीज हो जाती है। हाँ, इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि अगर हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखना चाहें, इसके लिए क्या लिखना चाहें, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हो जाएगा देव, -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। बताओ ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इससे कम होएगा 13.7 से कुछ, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो, क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, एसिड कैसा है,
एसिड कैसा है ये सृष्टि? जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वीक एसिड के लिए हम देखना चाहें, किसके लिए देखना चाहें? वीक एसिड के लिए। तो कोई भी वीक एसिड का नाम बता दो। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे क्या होते हैं? वीक। और अगर वीक बेस हम लोग लेना चाहें तो जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? वीक होते हैं। यहां से इसका एसिड बेस रिएक्शन का क्या फॉर्म कर लेगा? H2 रिलीज करेगा और सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर लेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? रिलीज। अब देखो कितना मोल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है? एक मोल वाटर मॉलिक्यूल और H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड एंड OH माइनस आयन फ्रॉम अ बेस कंबाइंड। यही तो हो रहा है। H प्लस किससे कंबाइंड हो रहा है? एसिड से। और OH माइनस किससे कंबाइंड हो रहा है? बेस से। और अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो इस केस में भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, क्योंकि ये रिएक्शन ही कैसा है? एक्सोथर्मिक है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है इस केस में, अगर वीक एसिड और वीक बेस लेंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी वो क्या होगी? लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है। इस और टाइम अब लेस रहेगी, उसके इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, किसमें? वीक के केस में, मतलब कम अमाउंट। अब देखो वीक एसिड होगा तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होंगे। जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होंगे उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो इतना नोट करो, जल्दी करो, पॉज करो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज क्या होता है सृष्टि? मतलब फिजिकल स्टेट में चेंजेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? फेज चेंज। जैसे फिजिकल स्टेट में चेंजेस का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। तो उसके लिए हम लोग एंथैल्पी चेंज देख रहे हैं। तो पहला है आपका क्या? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? तो किसी भी एक मोल सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करें? लिक्विड में। और इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा H फ्यूजन। ठीक है, और इसमें भी हमेशा हम लोग हीट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, हीट एब्जॉर्ब होता है। और इसीलिए प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है सृष्टि? नेक्स्ट सेकंड है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देव? तो जब भी किसी एक मोल सब्सटेंस को लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करें? गैस में। और जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? तो एक मोल सॉलिड को डायरेक्टली हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दे? गैसियस फॉर्म में। और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और ये भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के एंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डाल लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, पॉज करो। ये फिफ्थ है ना? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फिफ्थ है। फोर्थ के अंदर हमने नहीं फेज चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था। फिफ्थ है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो सृष्टि को अफसोस है विकास में बिहार बोर्ड से फॉर्म फिल कर दिया होता। नहीं सर, मुझे अफसोस नहीं। ठीक है, तो अफसोस नहीं करना, जो हो गया वो हो गया। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? तो किसी भी एक मोल सब्सटेंस को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करें? गैसियस एटम में। और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो लिख लो इसमें द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 mole of substance, to convert 1 mole of substance into its gaseous atom, into its
गैसियस एटम। तो किसी भी एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग। जैसे एग्जांपल हम ले लें, मान लो NH सॉलिड के फॉर्म में, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और इस NH सॉलिड को डायरेक्टली हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? गैसियस एटम में, और इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और यहाँ भी हीट हम लोग दे रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होगा ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके इक्वल होगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल होगा? नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है? किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करते हैं? गैसियस में। वो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन किसी भी एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन इस पार्टिकुलर सॉलिड के NH सॉलिड के लिए हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा? उसमें सॉलिड से गैस में कर रहे थे। हाँ देखो, डिफरेंस दोनों बताता हूं। उसमें है कि किसी भी सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करेंगे? गैसियस स्टेट में। वो आपका गैसियस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आपका गैसियस मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या होगा कि किसी भी एक मोल सब्सटेंस को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? गैसियस एटम में। एटम। और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन किसी भी फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड गैसियस फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, गैसियस एटम के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ। किसी भी एक मोल सॉलिड, एक मोल सॉलिड के लिए एटमाइजेशन है, और सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस एटम। हाँ। एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करेंगे? गैसियस एटम में। और इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसी भी एक मोल सब्सटेंस को डायरेक्टली हम लोग किसमें कन्वर्ट करें? गैसियस फॉर्म में। अब वो गैसियस फॉर्म में एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है? तो उसको लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसके इक्वल हो गया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और भी तुम लोग एग्जांपल लेना चाहते हो ले सकते हो। जैसे I2 सॉलिड है, इसको डायरेक्टली हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दे? 2I गैसियस फॉर्म में, ठीक है? और यहाँ पे जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक, ठीक है? नेक्स्ट है 6th, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या इसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन प्रक्रिया, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो समझोगे तुम लोग, किसी भी एक मोल मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में, किसी भी एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लिख लो इसमें तुम लोग, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to convert 1 mole of gaseous molecule, 1 mole of gaseous molecule into its gaseous atom, into its gaseous atom, is called bond dissociation enthalpy, is called bond dissociation enthalpy। और ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वैसे। देखो मैं समझ चलो थोड़ा सा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है। देखो
किसी भी एक मोल सॉलिड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दें, गैसियस एटम में, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करें, गैसियस एटम है, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसमें तुम लोग, जैसे H2 गैस अगर हम बात करें, एग्जांपल H2 गैस को हम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दे, हाइड्रोजन एटम में। किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी, क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी। और एक मोल बॉन्ड बनने के बाद भी, एक मोल गैसियस एटम को बनने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड नहीं करके तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज कर लो, क्या कर लोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, यानी कि ये एब्जॉर्ब भी हो सकता है और रिलीज भी हो सकता है, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, एक कर लो, रिक्वायर्ड कर लो, कोई दिक्कत, लिख लियो ना, कोई दिक्कत, क्योंकि डिसोसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो डिसोसिएशन में हमेशा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी की अगर आप बात करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यानी कि एक मोल, देखो समझ लो पहले, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को जो तोड़ने में एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड हुई उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो ये हाइड्रोजन एटम बनने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये भी बॉन्ड एंथैल्पी है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसको बोलेंगे, जो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी अगर बोलेंगे तो बॉन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और वो एब्जॉर्ब भी। और ये देखो समझ लो पहले, इस HH बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, HH बॉन्ड बनने के बाद सेम अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, रिलीज। क्लियर है ना, यानी HH बॉन्ड को तोड़ने में या बॉन्ड बनने के बाद सेम अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सेम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मतलब अगर आप हीट देते, बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसमें प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और जब भी बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे उसमें प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, किसी भी रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म। तो इसमें ध्यान के रखना, इससे पहले समझ लो तुम लोग। इसके पहले एंथैल्पी चेंज जो तुम लोग निकाले थे उसमें फॉर्मूला क्या लगाए थे, कैसे निकालते थे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में तुम लोग एंथैल्पी चेंज निकालो किसी रिएक्शन की, तो किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो क्या होती है बताओ, किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है क्या होती है, तो लिख लोगे समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। आया समझ में, यानी कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी के टर्म में, लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझ लो पहले, लिखोगे नहीं, समझ लो पहले। जैसे कि हम बात करें H2 और प्लस या CH4 का हम लोग कंबसन करा दें, CH4 का हम लोग क्या करा दें, कंबसन, तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और प्लस H2। ये रिएक्शन है आपका, बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 और यहां पे 2O2 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, बैलेंस है इक्वेशन। अब देखो अब अगर हम लोग इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब तुम लोग देखोगे यहां पे समझोगे,
CH के बीच में कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, और वो आपको बॉन्ड इंथैल्पी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसी तरह से 2 O2 है तो 2 इंटू कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है, तो उनको O2 के बीच बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो गिवन होगी, वहां से रख सकते हैं। और माइनस क्या हो जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO, तो कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड 2 होंगे ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो तुम फिर 2 इंटू दिस कर लोगे, और यहाँ पे H2O के लिए 4 ठीक है। तो यहां से लोग निकालना है, तो समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन करोगे इस पे तुम लोग? हाँ क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन मैं देता हूं तो इससे क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, नोट कर लो, पॉज कर दो। थके तो नहीं तुम लोग? देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखा है, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी। या बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 945 किलो जूल। HH का बॉन्ड इंथैल्पी आपको दे रखा है कितना? 436, और NH का बॉन्ड इंथैल्पी आपको दे रखा है 391 किलो जूल पर मोल। तो पूछा है कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कितनी होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कितनी होगी ये बताना है। तो हम लोग किसके टर्म में निकालना है? बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, सॉल्यूशन देख लो इसका। अगर हम लोग इंथैल्पी चेंज निकालना चाहे रिएक्शन का दे तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नहीं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वही तो बोल रहा है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, और प्लस 3 इंटू H सिंगल बॉन्ड H गैसियस फॉर्म में, और गिव्स 2 इंटू N, और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2110। 3 बॉन्ड है, और ये भी गैसियस फॉर्म में 2110 आंसर। अगर हम इंथैल्पी चेंज निकालना चाहें तो बताओ कितना हो जाएगा? इसकी बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है N2 की? 945। 945, ठीक है, और प्लस 3 इंटू H2 H का बॉन्ड इंथैल्पी कितना है? 436, हाँ 436, और माइनस बताओ 3 इंटू 2 इंटू 436, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 426, 426, 426 नहीं, 391, 391 है ना? हाँ। NH का बॉन्ड इंथैल्पी कितना है? 391। बताओ कितना आ गया ये? तो इसको कैलकुलेट करो, 2253 आ रहा है। 2110 आ गया। नहीं 2253, सही से करो कैलकुलेशन। 2253, मैं 2253, तो आंसर बता रहा हूँ। और माइनस ये कितना हो गया? 2346, 2346, और कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 93 किलो जूल, क्योंकि ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, तो चेंज भी क्या होगा? किलो जूल में। तो ये आपका इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन किए थे? गलत हो गया था, तो ये रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो N से 2 का इंटू नहीं करेंगे? किसमें? 954 पे। देखो ये 954 प्लस 3 इंटू 436 करो, कितना आ गया? 2253। नहीं, जैसे N2 दे रखा था इसमें। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ये पूरा है ना, तो अच्छा। दोनों का सम लेंगे ना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन है? N2 एंड H2। N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड इंथैल्पी कितना दे रखा है? 945, और H का बॉन्ड इंथैल्पी कितना दे रखा है? 436। लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 3 है ना? 3 है ना? हाँ, तो 6। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 436। 3 इंटू तो N भी तो 2 है, मैं ये बोल रहा हूँ N से तो 2 है। N कहाँ? अरे ये N और 2 N नहीं हो गए, N और N, और इन्हीं N के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड है। ये 2 मल्टीप्लाई तब होता जब इसका 2 कोफिशिएंट होता, 2 मॉलिक्यूल N2 होता। अच्छा, ये मिस्टेक। क्लियर है? कोई डाउट है सृष्टि? तुम लोग 2 कर दे, 2 N2 कर दिए थे क्या? नहीं सर, मैंने वहाँ पे लास्ट में 2 इंटू ही नहीं किया था कल। हाँ 2 करना है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से 93 किलो जूल आपको क्या मिल गया? इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की मिल गई। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह बॉन्ड इंथैल्पी आप निकाल, बॉन्ड इंथैल्पी के फॉर्म में इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन की बता सकते हैं। Yes. ठीक है, तो कई बार आपसे क्या करता है कि इंथैल्पी चेंज रिएक्शन का दे देगा और बॉन्ड इंथैल्पी पूछ लेता है। कर लेंगे कैलकुलेट। जैसे मान लो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज दे देता रिएक्शन का कि कितना है? 93 है। 93। इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की कितनी है? 93।
नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी आपको 945 दे रखा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी 436 दे रखा है। आपसे पूछ लेता है कि बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा? हाँ वो बता सकते हैं बता ना? सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, पॉज कर, कोई डाउट हो तो